के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले तो इसका यूज कहाँ आता है, तो आप देख लो, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, वहां फैराडे साहब आते ही आते हैं। ठीक है, तो यह विद्युत चुंबकत्व का आधारभूत नियम है। यह क्या है बेटा, यह यानी कि जो मशीन बनती है ना बेटा, फैराडे को प्रणेता बोला जाता है, इसीलिए तो, क्योंकि यह विद्युत चुंबकत्व का क्या है बेटा, यानी कि विद्युत से बनी चुंबक का बेटा क्या है, आधारभूत नियम है। आधारभूत नियम है। यह विद्युत से बनी चुंबक का क्या है बेटा, आधारभूत नियम है। अब इसका प्रयोग कहाँ होते हैं, तो वर्तमान में ट्रांसफार्मर हो चाहे जनरेटर हो, इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो बेटा लिखोगे ट्रांसफार्मर वर्तमान में ट्रांसफार्मर तथा जनित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसी सिद्धांत पर क्या करते हैं बेटा, कार्य करते हैं। वर्तमान में चाहे जनित्र हो चाहे ट्रांसफार्मर, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है बेटा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रभाव का सिद्धांत कब दिया, तो बेटा यह सिद्धांत 1900, यह सिद्धांत कब दिया बेटा, तो यह सिद्धांत कौन सा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत लिखा है ना, हाँ, 1831 में दिया गया। और बेटा आपको पूछेगा यह सिद्धांत किसने दिया, तो बेटा उनका नाम था माइकल फैराडे। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम, यानी कि इस सिद्धांत को किसने दिया बेटा, माइकल फैराडे द्वारा दिया गया। माइकल फैराडे, बिल्कुल, जो मैंने पहले बार में नहीं बताया था, ये वही माइकल फैराडे जिन्होंने मैरी के एक्सपेरिमेंट से सीखा था। ठीक है, माइकल फैराडे द्वारा दिया गया। ठीक है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया बेटा, माइकल फैराडे ने। अब ये है क्या, इस नियम के अनुसार बंद परिपथ में विद्युत धारा बल उसमें प्रवाहित फ्लक्स के समानुपाती होती है। तो बेटा या मैं अभी लिखाता हूं बेटा, इन माइकल फैराडे ने क्या बोला था बेटा, इस नियम क्या था, नियम था कि बंद परिपथ में बंद परिपथ में उत्पादित बंद परिपथ में बेटा क्या, उत्पादित ईएमएफ यानी कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल बेटा किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन का निर्भर करता है, या उस परिपथ में प्रवाहित फ्लक्स के मान पर निर्भर करता है। यानी कि बंद परिपथ में, क्योंकि धारा कभी बंद परिपथ नहीं बनाती ना, इसीलिए बेटा, तो बंद परिपथ में उत्पादित विद्युत वाहक बल उस परिपथ में बेटा क्या, फ्लक्स परिवर्तन की दर के फ्लक्स परिवर्तन की क्या बेटा, दर पर यानी कि रेट पर निर्भर करता है। चीजें बेटा अभी भी यहाँ नहीं रुकी है। अब आप समझेंगे कि बेटा फैराडे ने आम जीवन तक ये अपने नियम पहुंचाने के लिए कितने दिए थे, 2 नियम। तो आम जीवन तक यानी कि हम तक ये नियम अच्छे से पहुंच जाए, इसलिए बेटा उन्होंने 2 नियम दिए। तो लिखो बेटा, आम जीवन में यह नियम पहुंचाने के लिए या कह सकते हैं उपयोग में सरल बनाने के लिए, या कह सकते हैं समझ को आसान बनाने के लिए 2 नियम दिए गए। समझ को आसान करने के लिए कुल कितने दिए बेटा, कुल 2 नियम दिए। कुल 2 नियम दिए गए। 2 नियम दिए गए। ठीक है बेटा।
दिए गए। एक ही बार ऐसा पढ़ो बेटा कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए, अब वो 2 नियम कौन से थे? उनमें पहला नियम था फैराडे का पहला नियम और दूसरा है फैराडे का दूसरा नियम। एक-एक करके पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहला है बेटा फैराडे का पहला नियम और बेटा दूसरा क्या है? दूसरा है आपके फैराडे का दूसरा नियम, द्वितीय नियम, है ना? आज के बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, डोंट वरी, है ना? सब थ्योरी इसमें है बेटा। तो फैराडे का पहला नियम क्या है? आ जाइए। चलो बेटा समझते हैं फैराडे का पहला नियम। फैराडे का पहला नियम, पहला नियम। अच्छा, फैराडे का पहला नियम क्या था? आइए समझते हैं। अच्छा, पहला नियम ये कहता था बेटा कि बंद परिपथ में उत्पादित विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा जब फ्लक्स परिवर्तन होगा। इसके मान का कुछ नहीं बोला था। क्या बोला था? कि उत्पादित ईएमएफ की मात्रा फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करती है, ये बोला था। ठीक है, तो लिखो बेटा, जब किसी बंद परिपथ में चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बेटा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह उसने बोला था। क्या बोला था? जब किसी बंद परिपथ में बंद परिपथ में क्या होता है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन फ्लक्स परिवर्तन होता है तो क्या होता है बेटा? तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है बेटा? विद्युत वाहक बल बेटा क्या होता है? उत्पन्न होता है और इसी विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाता है। बस इतना बोला था, ठीक है? ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर सर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। बिल्कुल बेटा यही मतलब है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है चाहे फ्लक्स कितना भी हो, तो इसका अर्थ यह है कि यदि इसका अर्थ यह है कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे मान कितना भी हो, हजारों लाखों हो, फ्लक्स में परिवर्तन ना हो, चेंज होना जरूरी है क्योंकि धारा को प्रवाह करने के लिए भी बेटा विभव चेंज होना चाहिए, है ना? उसी तरह यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन ना हो तो परिपथ में विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा। तो परिपथ में विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, उत्पन्न नहीं होता है। ये सारे पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है? समझ गए? बहुत सही, बहुत सही। यानी कि ये बेटा फैराडे का पहला नियम था कि इससे उन्होंने क्या बोला? इससे उन्होंने एक चीज बोली कि मेरा ई तब आएगा जब मेरा क्या होगा? डी फाई होगा। तो बेटा ये था फैराडे का पहला नियम, यानी कि ये ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल और डी फाई क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन। यहां लिख दो बेटा, जहां ई क्या है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, है ना? इसकी इकाई क्या है? वोल्ट। और बेटा यहाँ क्या है? डी फाई। ये डी क्या होता है बेटा? इस डी को कहते हैं परिवर्तन। ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले अलग ही लिख देता हूँ क्योंकि आप में से काफी आईटीआई है ना, तो डी मतलब क्या होता है बेटा? परिवर्तन, है ना? अब आप कहोगे सर यहाँ डी फाई है, तो बिल्कुल बेटा डी फाई का मतलब क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन। अब ऐसा नहीं है कि बेटा कोई पूछ ले तो आप फटाफट से बोल जाओ, तो ध्यान रखना बेटा, फैराडे का पहला नियम ये नहीं था, फ्लक्स में परिवर्तन की दर का नहीं बोला था। पहला नियम क्या था? किसी बंद परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बस इतना बोला था। यानी कि ई समानुपाती डी फाई। अगर फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता है, ना हो, तो बेटा विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं बेटा फैराडे का दूसरा नियम, वो क्या कहता है? लिखो बेटा, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम यानी कि सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ बेटा वो था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होगी ना, उससे विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हो। नहीं समझे? पहला नियम ये कहता था बेटा फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ईएमएफ आएगा,
तब आप कहते थे पहले कंडक्टर को घुमाओ चाहे फील्ड को घुमाओ, या फील्ड को घुमाओ या कंडक्टर को घुमाओ, तो ईएमएफ आएगा, समझे? तो ईएमएफ होगा, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ईएमएफ आएगा। और दूसरा नियम क्या था, इस ईएमएफ का जो मान होगा ना वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा, समझे? इसलिए बेटा आराम से पढ़ा जाता है ना? तो विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समान होता है। तो इनका स्टेटमेंट क्या था? इस नियमानुसार विद्युत विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात होता है, ठीक है? और विद्युत वाहक बल का यह मान, विद्युत वाहक बल भी नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि प्रेरित हो रहा है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का यह मान विद्युत वाहक बल का यह मान बेटा क्या, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। लिखना बेटा, फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी कि रेट के समानुपाती होता है। पहले नियम में देखो दर की कोई चर्चा नहीं थी, ध्यान रखना, दर की कोई चर्चा नहीं थी। दूसरे में आया कि दर के समानुपाती होता है, इसलिए जो भी आपको ये बताता है ना वो उल्टा बताता है बेटा, है ना? ध्यान रखना, समानुपाती होता है, इसलिए अच्छा सा पढ़ा करो, ठीक है? हाँ, ठीक है। यहां से आप क्या समझते हैं, यहां से आप ये समझते हैं ई मेरा क्या हो जाएगा बेटा, समानुपाती क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ये देखो बेटा, ये है फ्लक्स परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष क्या है दर, ये क्या होता है बेटा, दर हमेशा क्या होती है, समय के सापेक्ष, है ना? इसलिए बेटा आराम से पढ़ा करो, चीजें बेहद आसान होती है ना? फ्लक्स परिवर्तन की दर से क्या बनेगा बेटा, ईएमएफ बनेगा, समझ गए? अब ये तो क्या था बेटा, यहां मैंने मान लो मेरे पास एक ही टर्न है ना? एक टर्न मतलब दो कंडक्टर। देखो बेटा, एक टर्न है ये, तो एक टर्न का मतलब क्या है, दो कंडक्टर, है ना? यही होता है, ठीक है। अब मान लो इनको मैंने n टर्न बना दिया, तो यहाँ पे तो n का मान कितना है, एक। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये टर्न इतने सारे, क्यों, यही तो हेनरी ने बोला था, इसलिए बेटा फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ो। इसीलिए तो हेनरी ने बोला था जितना टर्न बढ़ाओगे उतना ईएमएफ ज्यादा होगा। तो बेटा यहाँ टर्नों की संख्या क्या है, n टर्न है कि नहीं, है सर? तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं बेटा, यहाँ लगाते हैं समानुपाती का चिन्ह हटा के, E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। बेटा ये n क्या है, ये n यही है नंबर ऑफ टर्न्स, समझ गए बेटा? यानी जितनी टर्न ज्यादा उतना ईएमएफ ज्यादा, जितनी टर्न ज्यादा उतना ईएमएफ ज्यादा, ठीक है? अब ये फ्लक्स किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने क्या लगा दिया, बी। ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक का है नहीं सर, मैग्नेट का है, तो मैंने लगा दिया बी। इलेक्ट्रिक का होता तो ई, समझ गए? तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, डी फाइव बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का क्या बेटा, फ्लक्स परिवर्तन, बेटा ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करती है, जब वाक्य मशीन है सब आसान लगेगी आपको, ठीक है? हाँ। और ई क्या है मेरे पास, ई मेरे पास है बेटा विद्युत वाहक बल, यहाँ लिख देते हैं, जहां ई क्या है ई क्या है, विद्युत वाहक बल, वी वा ब, ठीक है? इसकी इकाई क्या है, वोल्ट, समझ गए? तो बेटा ये फैराडे का क्या था, दूसरा नियम था। अब क्वेश्चन आता है, सर ये समझ में आ गया कि फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ईएमएफ आएगा, ये आएगा, सर ये माइनस का निशान क्या है? तो बस ये माइनस कौन बताएगा, ये बताएगा जो ईएमएफ आया है ना, वो क्या करेगा, विरोध करेगा उस फ्लक्स का। तो बेटा ये माइनस क्या है, ये माइनस है लेंज का नियम। आओ समझते हैं। तो देखो, समझ गए? अब देखो ये उत्पन्न ईएमएफ की दिशा है ना बेटा, वो हमेशा विपरीत होगी, तो उसे बताया था लेंज ने। तो बेटा लिखो यहाँ पर, यहाँ लिखो, इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा जो होगी ना बेटा, वो किससे ज्ञात होगी, वो ज्ञात होगी बेटा लेंज के नियम से, लेंज के नियमानुसार
ज्ञात होती है, ज्ञात होती है। किसके नियम के अनुसार? लेंज के नियम के अनुसार, है ना? ध्यान रखना बेटा। बहुत सारी मोटर होती है जिसमें लेंज का नियम लगता है, लेकिन अक्सर जो बेवकूफ बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना बेटा, लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा देखने के लिए। अब इस समीकरण में आप कैसे लगाएंगे? इस समीकरण में जो माइनस का निशान है ना, वो लेंज के नियम को बताता है। देखो, समीकरण में समीकरण में माइनस, यानी कि माइनस का निशान बेटा क्या बताता है? लेंज के नियम को बताता है। लेंज के नियम को दर्शाता है, लेंज के नियम को दर्शाता है। बोलो सही? बिल्कुल सही। अब आपको ध्यान है, ठीक है बेटा, सही है। और लेंज का नियम क्या है? यहाँ उत्पन्न विद्युत धारा सदैव स्वयं से उत्पन्न होने का क्या करती है बेटा? विरोध करती है। लेंज का नियम क्या कहलाता है वो भी लिख दो। लेंज नियम, लेंज का नियम क्या है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा फ्लक्स परिवर्तन के क्या होता है? विपरीत होता है। यानी कि उत्पन्न विद्युत धारा स्वयं के उत्पन्न होने का, अर्थात विद्युत वाहक बल का विरोध करती है। क्या कहती है बेटा लेंज का नियम? उत्पन्न धारा स्वयं के स्वयं के कारण, अब कारण क्या है बेटा? विद्युत वाहक बल। स्वयं के कारण यानी कि विद्युत वाहक बल का क्या करती है बेटा? विरोध करती है। विद्युत वाहक बल का क्या कर होता है बेटा? विरोध करती है। बस इसी नियम पे आगे एडी करंट आता है, इसी नियम पे आगे सिंगल फेज मोटर भी कुछ चलती है, इसी नियम के अनुसार आप एडी करंट डैम्पिंग भी करते हो और तमाम ऐसी छोटी-छोटी चीजें करते हो, ठीक है? और सूत्र में जो नेगेटिव का निशान है ना बेटा, वो यही बताता है। अब बेटा, ये जो ईएमएफ बना है ना? साथियों, सितारे के आगे जहान और भी है। तो बेटा अभी ये खत्म नहीं हुआ है फैराडे। जो फैराडे का दूसरा नियम है ना, वो क्या करता है बेटा? ईएमएफ उत्पन्न करता है। अब ये उत्पन्न कितनी तरह से करता है? 2 प्रकार से। तो बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल भी 2 तरह से ज्ञात किए जाते हैं, एक स्थितिजन्य और एक गतिज। आओ समझते हैं। तो बेटा लो, अब देखो बेटा, क्योंकि यह विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, यानी कि उत्पन्न हुआ है, प्रेरित हुआ है, प्रेरित हुआ है, अतः इसे क्या कहोगे बेटा? अतः अतः इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अभी देखना, थोड़ी देर बाद मैं लेंज का नियम बकायदा प्रूव करके बताऊंगा आपको, डोंट वरी। कहा जाता है, ठीक है? अब देखो बेटा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है? हाँ। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल बेटा क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। लिखो बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना? बेटा ये कितने तरह का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। लिखो बेटा, पहला पहला यानी कि स्थैतिक, स्टैटिकली, है ना? तो स्थिति जन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्थिति जन्य, यानी कि स्थिति जन्य, बेटा स्टैटिक नहीं होता, स्थिति जन्य होता है ना, यानी कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, है ना? स्थिति जन्य विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और दूसरा आपका क्या होता है बेटा? दूसरा होता है गतिजन्य, यानी कि डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। दूसरा क्या होता है? स्थितिज गतिज नहीं है, स्थितिजन्य, है ना? ध्यान रखना। गतिज विद्युत वाहक बल, और बेटा इसको ही क्या बोला जाता है? डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। अभी बताते हैं, डोंट वेरी, सिखाएंगे। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, तो पहला देखते हैं बेटा, स्थिति जन्य क्या होता है और गति जन्य क्या होता है, ठीक है? तो पहला देखो, पहला क्या है? इसमें पहला क्या है बेटा? स्थिति जन्य, स्थिति जन्य, बेटा इसे ही क्या बोला जाता है? स्टैटिकली
स्थितिजन्य विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अब मुझे ये बताओ, ये स्थितिजन्य विद्युत वाहक बल क्या होता है? आइए देखते हैं बेटा। आपको पता है बेटा, अच्छे-अच्छे टीचर भी नहीं बता पा रहे, लेकिन अब आप बता पाओगे। जब मुझे बताओ ईएमएफ आएगा किसमें? ईएमएफ आएगा बेटा आर्मेचर में। तो जहाँ आर्मेचर स्थिर रहता है ना बेटा, वहाँ जनरेट होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना? अब आप ध्यान रखना। बेटा क्या होगा? जहाँ आर्मेचर मेरा क्या होगा? स्थिर रहेगा, यानी कि चालक को इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? चालक को चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, यानी कि फील्ड के सापेक्ष, चुंबकीय फील्ड के सापेक्ष बेटा क्या रखा जाता है? स्थिर रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, यानी कि यहाँ पे चालक घूमता नहीं है। बेटा ये भी लिख सकते हो, यहाँ आर्मेचर की गति नहीं होती है। अब बताओ आर्मेचर की गति कहाँ नहीं होती है? तो अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर में। वेरी गुड। आर्मेचर की गति नहीं होती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना। आर्मेचर की गति नहीं होती है। तो मुझे बताओ आर्मेचर की नहीं गति होगी, इसका मतलब क्या है? यहाँ चालक को यांत्रिक गति की जरूरत नहीं होती है। तो बेटा लिखो यहाँ यहाँ चालक को बेटा किसकी गति नहीं होती है? यांत्रिक गति की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक गति की आवश्यकता, देयर इज नो नीड ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट। यहाँ चालक को यांत्रिक गति की आवश्यकता नहीं होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, होती है। समझ में आया? तो बेटा बहुत आसान है, डोंट वेरी, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये स्थितिजन्य भी बेटा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। क्या सर इसके अंदर भी पार्ट होते हैं? बिल्कुल होता है बेटा। पहला क्या होता है? या तो स्वप्रेरित या क्या हो जाएगा? परस्पर प्रेरित, है ना? तो लिखो बेटा यह भी दो प्रकार का होता है। यह भी क्या होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है? आइए जानते हैं। या तो बेटा ये क्या होगा? खुद में प्रेरित होगा, जैसे कि ब्लास्ट चौक, है ना? या फिर दूसरों में होगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर, ठीक है? तो बेटा पहला क्या होगा? मैं इसको एक्स ले लेता हूं, ठीक है? एक्स पहला क्या होगा? स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरित स्टैटिक विद्युत वाहक बल, है ना? स्वप्रेरित। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? अन्योन्य प्रेरित। दूसरा क्या होगा? अन्योन्य प्रेरित। और दोनों में गति नहीं होगी, ध्यान रखना, स्वप्रेरित और अन्योन्य प्रेरित, ठीक है? आगे आप लिख देना विद्युत वाहक बल, ठीक है? स्वप्रेरित और अन्योन्य, एक्स और वाई। चलो इसको समझते हैं, स्वप्रेरित क्या होता है और अन्योन्य प्रेरित क्या होता है। आओ बेटा, पहला स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना? अच्छा। स्वप्रेरित क्या होता है बेटा? जो खुद में प्रेरित होता है ना? जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, किसी कॉइल में धारा प्रवाहित करोगे तो वह स्वयं में एक चुंबकत्व उत्पन्न करेगी बेटा, उसे कहते हैं स्वप्रेरित, है ना? यदि यदि किसी, मान लो ये कॉइल है अपनी, है ना? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी दिया तो इस खुद का भी ईएमएफ आ रहा है ना बेटा, ये है स्वप्रेरित, है ना? और दूसरे में होगा तो म्यूचुअल। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है तो यह स्वयं में क्या करती है? यह स्वयं यानी कि खुद में, स्वयं में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। विद्युत वाहक बल बेटा क्या करती है? उत्पन्न करती है। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहा जाता है बेटा? इसे ही स्वप्रेरकत्व कहता है। इसे ही स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझे? इतना आसान नहीं है ना? तो बेटा स्वयं के अंदर जो होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसे कहेंगे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। अब मुझे ये बताओ, इसे किससे निरूपित करते हैं? तो बेटा स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कुछ नहीं होता है, सिंपल सा देखो, यही स्वप्रेरित
भाई ये क्या है, प्रेरक क्या है, एक कुंडली तो है, और कुंडली का वोल्टेज V बराबर आप नहीं लिखते बेटा, L di/dt, है ना। तो ये V क्या है, ये V दरअसल ईएमएफ है। तो देखो बेटा, यहां से जो खुद का स्वप्रेरित जो ईएमएफ होगा ना बेटा, उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है बेटा, ये जन्म हुआ आपके इंडक्टर का, समझ गए, इसलिए मैग्नेट पढ़ना पड़ता है। तो बेटा यहां से आपका जन्म होगा, ये क्या होगा, L इंटू di/dt, समझ गए, हाँ समझ गए। इसलिए कहते हैं बेटा सितारों के आगे जहान और भी है ना। हाँ हाँ, समझ गए। और इकाई वही होगी, क्या होगी, वोल्ट। इकाई क्या होगी, वोल्ट। अब देखो बेटा, वोल्ट। अब कभी कभी आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है ये, कि स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरित, ये बेटा, ये दरअसल ये जो इंडक्टर में जो होते हैं ना ईएमएफ, वो स्वप्रेरित ही होता है ना। बहुत अच्छा। तो स्वप्रेरित ईएमएफ, इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ा करो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है बेटा, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व है ना, स्वप्रेरण, यानी कि ये ऐसे लिख देगा बेटा, स्वप्रेरण। और ये क्या है बेटा, di/dt, धारा परिवर्तन इंटू धारा परिवर्तन, ठीक है। तो बेटा इतना आसान नहीं होता, लेकिन चीजें समझने के बाद बहुत आसान है। धारा परिवर्तन यानी कि di/dt, है ना, और इसका मान क्या होता है, वोल्ट में होता है। समझे, समझे, है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला बेटा ये आप समझ चुके हैं। अब अगला मेरे पास क्या आएगा, अब मान लो कि इसके अंदर अगला क्या आता है बेटा, ये आपको समझ में आ गया, स्वप्रेरण क्या होता है, और इसका उदाहरण क्या है बेटा, आपकी कुंडली, आपकी कुंडली। तो बेटा इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, जैसे कि चौक में, है ना, जैसे कि आपकी ये कुंडली में, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, स्वप्रेरण का उदाहरण होता है, जैसे कि आपके ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह, है ना, ये सारे। अच्छा, दूसरा है बेटा अन्योन्य प्रेरण। दूसरा क्या है आपका, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, है ना। अन्योन्य प्रेरण को देखा है आपने, मैं बताता हूँ बेटा। देखो क्या होता है बेटा, जब आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी देते हो ना, तो देखो यहाँ से जब आपने करंट दिया तो यहाँ मैग्नेट आया, तो यहाँ से एक E1 बनता है कि नहीं बनता, ये तो होता है स्वप्रेरण, ठीक है। लेकिन इस दूसरी कुंडली में भी E2 जनरेट होता है, आपको पता हो तो ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं ना बेटा। ये जो प्रेरण है ना, वो क्या है, वो म्यूचुअल है, वो क्या है, म्यूचुअल है। तो लिखो बेटा अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल प्रेरण विद्युत वाहक बल, स्थैतिक विद्युत वाहक बल। पूरा नाम तो और लंबा है, विद्युत वाहक बल, है ना। अब बहुत आसान लगेगा बेटा, डोंट वेरी, है ना, डोंट वेरी, है ना। हाँ। तो अब आपका बेटा इसका यूज क्या है, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, अन्य में प्रेरित होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज करते हैं अपन, क्या करते हैं, कोर समान रखते हैं। ये देखो ट्रांसफार्मर में कोर समान रखते हो कि नहीं, इस कोर को समान रखते हो कि नहीं, बिल्कुल रखते हैं। अब देखो आराम से मैं वापस बना देता हूँ। भाई ये ट्रांसफार्मर है आपका, है ना, ये दूसरा है, ठीक है। अब जब देखो बेटा, पहले तो इसमें ये वन E1 आएगा, इसको क्या होगा, सेल्फ, है ना। इसमें जब आएगा वो क्या होगा, E2। लेकिन ऐसे ही आ जाएगा क्या, नहीं बेटा, इसमें क्या होती है, कोर लगी होती है। इसमें क्या लगी हुई रहती है, एक कोर लगी हुई रहती है। इस कोर को मैंने सीधा बना दिया, तो मान लो ये मेरी एक कोर है, ये लो, ये मेरी कोर है। मैंने सीधा बना दिया, क्या प्रॉब्लम है। तो देखो एक तो ये वाली कुंडली है, तो मैंने एक कुंडली बना दी, ये लो, ठीक। और बेटा इसी के पास मैंने एक कुंडली और लपेट दी, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक। चलिए, अब देखो ये म्यूचुअल को समझा देगा बेटा, ये ट्रांसफार्मर है ना बेटा, इसको ऐसे तोड़ा है, सीधा लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है बीच में, ये देखो ये मेरी ए कॉइल और ये क्या है बेटा, मेरी बी कॉइल है ना। धीरे धीरे हम मशीन के अंदर जा रहे हैं ना, दिल थाम के बैठना। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बेटा, कोर है, ठीक है, समान कोर है। अब देखो इसमें जब धारा डालूंगा बेटा, तो इसमें एक मैग्नेट बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो वो होगा बेटा स्वप्रेरक। और इसमें फिर से एक मैग्नेट बन जाएगा, और जिससे इसमें धारा बह जाएगी, तो बेटा वो क्या होगा, म्यूचुअल, है ना। बस यही तो है, यही तो है। तो बेटा मैंने क्या किया, इसके अंदर एक एसी दी। हाँ, डीसी क्यों नहीं दूंगा, मैं समझा चुका हूँ, है ना। इसमें एसी दी, तो बेटा इसमें से धारा आई, इससे यहाँ पर क्या है, ईएमएफ मिल गई, और इसको मैंने किस में दे दी, लोड में। तो बेटा यही नियम आगे जाके मैंने क्या बना दिया इसका, इसको ऐसे करके यहाँ ऐसे बना दिया, तो ये क्या बन गया, ट्रांसफार्मर। तो बेटा ये क्या बन गया, ट्रांसफार्मर। तो बेटा इसमें क्या होता है, यदि सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग बेटा कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में होता है ना, होता है कि नहीं। इसको यूं तोड़ के वापस ऐसा बना दो, तो ट्रांसफार्मर बन जाएगा, खत्म बात। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है, इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में होता है। क्या होगा बेटा, जब किसी एक कुंडली में, जब किसी
एक कुंडली में, एक कुंडली, अब पता चला बेटा कहाँ से ट्रांसफार्मर बना? हाँ, इसलिए बेटा ये बच्चे अगर समझ जाते हैं उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। देखो इसको सप्लाई दी, इसमें उत्पन्न हो गया और लोड दे दिया। जब किसी को एक कुंडली में क्या होती है बेटा? धारा प्रवाह होती है, धारा प्रवाह होती है, होती है। तो समान कोर से जुड़ी, समान कोर, ये देखो ये भी समान कोर है और ये भी क्या है? मेरी समान कोर है। तो समान कोर से जुड़ी, समान कोर से जुड़ी कुंडली में भी, कुंडली में भी क्या होता है बेटा? अन्योन्य प्रेरण के द्वारा, यानी कि म्यूचुअल अन्योन्य प्रेरण के द्वारा क्या उत्पन्न होता है बेटा? के द्वारा क्या डेवलप होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बस उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और बेटा इसी को क्या बोला जाता है? इसी को अन्योन्य प्रेरण बोला जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बस अब इसका ईएमएफ निकलना है। देखो इससे मान लो ये फ्लक्स एम लिंक कर रहा है, मान लो एम लिंक कर रहा है, कितना एम है ना, मान लो ये एम लिंक कर रहा है, तो बस कुछ नहीं, इसके लिए ई की जगह बेटा क्या होता था? माइनस एल डी आई बाई डी टी होता था, है ना। पर ये तो क्या होता था बेटा? स्व प्रेरण के लिए, मुझे दूसरे की करनी है, तो बेटा इसको एल को हटा के बस क्या लिख दो? ई बराबर क्या हो जाता है? माइनस एम डी आई बाई डी टी। और ये एम क्या है बेटा? एम क्या है? पड़ोसी का, यानी कि म्यूचुअल का। तो एम क्या है बेटा? इसको कहते हैं परस्पर युग्मन, यानी कि अन्योन्य, है ना। ठीक है, बस कितना आसान है, आसान है कि नहीं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। अब बस आप स्टैटिकली पूरी अच्छे से समझ चुके हैं। स्टैटिकली में क्या इंड्यूस ईएमएफ निकालते थे ओनली, है ना। क्यों? इसीलिए तो ट्रांसफार्मर निष्क्रिय है, क्योंकि इधर की पावर लेके इधर दे देता है। देखो ई बराबर एम डी फाइव बाई डी टी, है ना। अब बेटा अपन पढ़ते हैं गतिजन्य विद्युत वाहक बल और अंत में पढ़ेंगे लेंज का नियम। ठीक है, तो दूसरा है बेटा गतिजन्य विद्युत वाहक बल। अपने स्टैटिक दोनों पढ़ लिए बेटा। दूसरा क्या है? गतिजन्य, गतिजन्य विद्युत वाहक बल। अब मुझे बताओ ये गतिजन्य विद्युत वाहक बल किस में होगा, है ना। जैसे कि उसमें आर्मेचर क्या था मेरा? स्थिर। इसमें आर्मेचर क्या करेगा? गति करेगा। बस इसमें क्या करेगा? चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाएगा। इस प्रकार के इस नियम में चालक को क्या किया जाता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है बेटा? गति कराया जाता है, मोशन कराया जाता है, गति कराया जाता है। अब मुझे बताओ चालक गति करेगा यानी कि आर्मेचर को घुमाया जाएगा, है ना। तो लिखो बेटा इसमें आर्मेचर को, इसमें आर्मेचर को, बहुत आसान है बेटा, डोंट वेरी। इसमें आर्मेचर को क्या किया जाता है बेटा? यांत्रिक रूप से, यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है, यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है। ठीक है, बस। और बेटा ये घुमाव जो होता है इससे आप प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे निकालते हो बेटा? उससे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हो, बस इतना फर्क होता है। तो बेटा ये नियम किस में ध्यान होता है? यह किस में यूज होता है? यह जनित्र के लिए, जनित्र में प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि जनित्र में क्या होता है? बीच वाला आर्मेचर घूमता है कि नहीं? घूमता है, बस। यह जनित्र में प्रयोग होता है। और बेटा उत्पादित ईएमएफ का मान कितना होता है? वो होता है बेटा ई बराबर, ये होता है बेटा बी एल वी साइन थीटा। याद आया? बिल्कुल ये वही है बेटा, बी एल वी को साइन थीटा से निकालेंगे और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दिशा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर ई क्या है, सब चीजें देखो बेटा। यहाँ ई बराबर क्या है? बी एल वी साइन थीटा। बेटा बी क्या है? जहां बी क्या है बेटा? वो है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एल क्या है? चालक की लंबाई। एल क्या है बेटा? चालक की लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एल क्या है बेटा? चालक की लंबाई, यानी कि कितना लंबा है ना बेटा, वो क्या होता है? मीटर में, है ना। और v क्या है? वेग। किसका वेग? जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया ना चालक को, वो। तो चालक का वेग, चालक का
वेग, तो बेटा ऐसे पढ़ी जाती है मैग्नेट। ये क्या है बेटा? मीटर प्रति सेकंड। ध्यान है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो बेटा इस तरह से आपको क्या है समझना पड़ता है कि कब ये डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ है, कब स्टैटिकली है। तो बेटा ऐसे आप मैग्नेट को पूरा अच्छे से समझ पाते हैं। और अंत में हम पढ़ेंगे लेंज के नियम को, और फिर आप अच्छे से पूरी तरह से मैग्नेट में पढ़ चुके होंगे, है ना? हाँ, और फिर हम आराम से मशीनों को समझेंगे, ठीक है? चलो अब लेंज का नियम, अंतिम लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज का नियम, है ना? हाँ। केवल शिक्षा ही आपका जीवन बदल सकता है, ठीक है? लिखो बेटा, लेंज का नियम क्या है बेटा? प्रेरित धारा हमेशा उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है ना? प्रेरित धारा, ये नियम क्या है बेटा? प्रेरित धारा हमेशा उसी का विरोध करती है। इसलिए बेटा लेंज का नियम मत बोलो। प्रेरित धारा उसी का विरोध करती है जिससे वह स्वयं क्या हुई है बेटा? उत्पन्न हुई है, स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है? अब देखो मैं एक सेकंड में आपको लेंज का नियम इतने बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? अब देखो बेटा लेंज का नियम क्या है, सिंपल सी। मान लो ये मेरी मैग्नेट है, एन है और एस है, ठीक है? ठीक है, बहुत सही। अब देखना बेटा आराम से समझो, मुझे निकालनी है इसके अंदर लेंज के नियम में धारा क्या होगी, ठीक? अब मैंने सारे नियम पढ़ चुका हूं, पढ़ा कि नहीं? बिल्कुल। अब देखना बेटा, ये एन है और ये एस है, ठीक है? अब देखो, मुझे लेंज के नियम के अनुसार इसमें धारा की दिशा निकालनी है। मुझे इन दोनों में क्या करना है बेटा? धारा की दिशा निकालनी है, दिशा। अब ये मत कहना बेटा, देखो आपको इतना आना चाहिए। देखो ये एन और एस, मैं इस मैग्नेट को पास में ले जाता हूं, ले गया? तो बताओ यहां पर क्या होना चाहिए? विरोध होना चाहिए। एन और एस को मैं पास में ले गया तो बेटा यहां क्या बनना चाहिए? जैसे ही मैं पास में ले जाऊंगा, जैसे ही मैं पास में, तो बेटा ये विरोध करेगा कि नहीं? ये विरोध करेगा कि नहीं? सोचो। जैसे ही मैंने इसको पास ले जाया तो बेटा ये पास आने का विरोध करेगा और यहाँ क्या बना देगा? एस। और जैसे ही मैं इसको दूर ले जाऊंगा ना बेटा, इस मैग्नेट को दूर ले जाए, तो ये बोलेगा नहीं 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 दूर मत ले जाओ, ना तो ज्यादा पास आएगा ना दूर। तो बेटा इसको दूर ले गया तो ये बोलेगा नहीं मैं इससे प्यार करता हूं। अब जब पास में आएगा तो कहे नहीं मैं इससे नफरत करता हूं। बेटा ये है लेंज का नियम। जैसे इस एस को पास ले जाऊंगा ना तो कहेगा पास नहीं पास नहीं पास नहीं पास नहीं, यानी कि एस है तो यहाँ पर भी एस आ जाएगा, है ना? और जैसे इसको मैं दूर ले जाऊंगा ना, इस मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा तो ये कहेगा नहीं 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 मैं इससे प्यार करता हूँ, एन एन एन। समझ गए? तो बेटा यही क्या है? हमारे लेंज का नियम है। और यहीं से फिर धारा की दिशा निकल जाएगी। देखो इसकी धारा की दिशा देखो, ये जब भी एस होता है तो क्लॉकवाइज, तो धारा की दिशा इस तरह हो जाएगी। और जब इस तरह होगा दूर जाएगा तो बेटा देखो एन में इस तरफ होती है तो धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी। बस खत्म, ये धारा की दिशा निकल गई। समझ गए? हाँ। तो बेटा या लास्ट में क्या लिखोगे? वास्तविक उत्पन्न का विरोध होता है। तो यही क्या बेटा बेटा विरोध की प्रकृति क्या करती है? लेंज के नियम को बनाती है, ठीक है? तो आई होप मैंने सर आपको बहुत अच्छे से मैग्नेट का चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है? तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। बेटा एक एक चीजें पढ़ो, बहुत आसान से हो जाएगा। और आपको पता है यही चीजें एग्जाम में जब आती है तो हम नहीं बता पाते, है ना? लेकिन अब आप बता पाओगे, ठीक है? इसलिए अच्छे से पढ़ो। अब हम मशीन भी पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैं आराम से चैप्टर बनाता हूँ लेकिन बनाता बड़ा अच्छा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।